हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? हम आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज आप लोग थंबनेल भी देख रहे हैं कि थंबनेल हमारा क्या है, गारंटी वाली क्लास, सीटेट टैग वर्ड। ये सीटेट टैग वर्ड जो है आपके एग्ज़ाम में बहुत ही उपयोगी होने वाला है। एग्ज़ाम जैसा कि आप जानते हैं 20 तारीख को है, एडमिट कार्ड भी जारी हो गया है और आपका सेंटर भी आपको पता ही चली गया होगा। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो को आप देखिएगा अंत तक ज़रूर और मुझे पूरा उम्मीद है कि इस वीडियो से आपके काफ़ी हेल्प होगा। ठीक, आते हैं इसमें आगे हम लोग पहला पॉइंट देखेंगे इसमें सकारात्मक शब्दावलियां। सकारात्मक शब्दावलियां से मतलब क्या होता है और नकारात्मक शब्दावलियां से मतलब क्या होता है, ध्यान रखने वाली बात है कि नकारात्मक और सकारात्मक शब्दावलियां है क्या। सकारात्मक शब्दावली का मतलब ये होता है कि जब एक प्रश्न पूछा जाता है और उस प्रश्न में 4 विकल्प होते हैं, तो उसमें जो सबसे 4 के चारों विकल्प लगभग सीटेट में देखा गया है कि लगभग सही होते हैं, लेकिन आपको सबसे अच्छे विकल्प का चयन करना होता है। उसमें हम कुछ ऐसे टैग वर्ड बताएंगे जो आपके अक्सर एग्जाम में सही माने जाते हैं। पहला है स्वयं करके सीखने को महत्व देना। अब ये जिस ऑप्शन में आ जाएगा, ये जान लीजिए कि बच्चे के क्रिएटिविटी थिंकिंग को दिखा रहा है। जिस कार्य को बच्चा स्वयं करके जब सीखता है तो वह कार्य हमेशा अच्छा होता है, उसे अच्छा माना जाता है। तो ऐसे वर्डों को हम देखेंगे। नकारात्मक क्या है? नकारात्मक वर्ड का प्रयोग हमेशा ऐसे बिंदुओं में किया जाता है जब प्रश्न नकारात्मक हो। लगभग देखा गया है कि नकारात्मक विकल्प वही प्रयोग होता है जहां प्रश्न भी नकारात्मक हो। ठीक, तो नकारात्मक को हम लोग बाद में देखेंगे। पहले हम सकारात्मक को देखते हैं कि सकारात्मक क्या चीजें हैं। सकारात्मक में पहला है स्वयं करके सीखना। पहला ही बिंदु आपका है स्वयं करके सीखना। बच्चे जब स्वयं करके अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, पियाजे ने स्वयं कहा था कि बच्चे ज्ञान के निर्माण करता है और इनके पास सब कुछ पहले है। पहले की एक अवधारणा थी कि बच्चे कोरी स्लेट हैं। कोरी स्लेट नहीं होते हैं, कोरी स्लेट की यहां कोई बात ही नहीं है। कोरी स्लेट है, बच्चों के पास ज्ञान भरपूर होता है, उस ज्ञान का निर्माण बच्चे अपना स्वयं से करते हैं। तो जिस विकल्प में स्वयं करके सीखने को महत्व दिया जाए वो विकल्प पॉजिटिव माना जाता है, सकारात्मक माना जाता है। दूसरा विकल्प आपका है बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा से तात्पर्य यह है कि ऐसी शिक्षा जो बालकों के अनुसार हो। पहले की जो शिक्षा प्रणाली थी वो शिक्षक केंद्रित होती थी। शिक्षक उसमें करते क्या थे कि अपने अनुसार पढ़ाते थे, लेकिन बाल केंद्रित शिक्षा में बालक के अनुसार आपको पाठ्य वस्तु बनानी है, आपको उनके अनुसार चलना है, सब कुछ बालक केंद्रित होना चाहिए। अब तीसरा पॉइंट हमारा है अभिप्रेरित करना। अभिप्रेरित करने का क्या तात्पर्य है? अभिप्रेरणा का शिक्षा में बड़ा योगदान है। शिक्षा में ही नहीं, हर उस फील्ड में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है जहां हम कोई कार्य करने जाते हैं। जब हम स्वयं से अभिप्रेरित होते हैं वह कार्य हमेशा अच्छा होता है, और जब हम दूसरों के द्वारा अभिप्रेरित होते हैं कार्य वो भी अच्छा होता है, लेकिन स्वयं से जो अभिप्रेरित होकर कार्य करते हैं उसे मनोविज्ञान में सीडीपी में अच्छा माना गया है। हस्तपरक अनुभव, बच्चों के कक्षा में जो हस्तपरक अनुभव होते हैं जब वो स्वयं से किसी क्रिया को करके आते हैं उसको महत्व देना चाहिए। आपने 3 इडियट्स मूवी देखा होगा, उस मूवी में देखा होगा कि एक बालक जो है स्वयं से एक निर्माण करता है, लेकिन अध्यापक उसके किए गए ड्रोन को नकार देता है और वो बच्चा जाके सुसाइड कर लेता है। तो बच्चों के हस्तपरक क्रियाकलापों को महत्व देना है, यह ध्यान रखना है। तीसरा है प्रोत्साहन। बच्चे को जितना आप प्रोत्साहन देंगे, फीडबैक बच्चे को जब आप देंगे, और फीडबैक हमेशा क्या होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए, फीडबैक तुरंत होना चाहिए, यह विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। ठीक, अगला है जिज्ञासा की पूर्ति। आपने देखा होगा कि बच्चे बहुत क्वेश्चन करते हैं। एक शिक्षक होने के नाते आपका उत्तरदायित्व होगा कि बच्चों की जिज्ञासा की संतुष्टि की जाए, आप उनके जिज्ञासा की पूर्ति करें।
वो जो चीज पूछते हैं, जिस प्रकार से पूछते हैं या जानना चाहते हैं, उनको आप बताइए। तो यह भी बिंदु आपका अगर विकल्प में है तो यह भी बिंदु सकारात्मक माना जाता है। फिर देखते हैं हम लोग समस्या को जानना और उपचार, यानी निदान और उपचार। निदान से क्या तात्पर्य है? निदान का मतलब है समस्या को जानना। एक बच्चा प्रतिदिन विद्यालय लेट आता है, आप एक अध्यापक होने के नाते क्या करेंगे? उसमें तमाम प्रकार के विकल्प दिए रहेंगे। घर पे शिकायत करेंगे, प्रधानाध्यापक से शिकायत करेंगे, उसे दंड देंगे, या उसके लेट आने के कारणों को समझेंगे। तो लेट आने के कारणों को जानना, क्यों बच्चा प्रतिदिन लेट क्यों आ रहा है, सबसे पहले है कि बच्चे की समस्या को जानना। और जब आप समस्या को जान लेंगे तब आप उसका क्या कर पाएंगे? उपचार। यह भी आपका सकारात्मक बिंदु है, आपको ध्यान देना है। अगला है दैनिक जीवन, आसपास के वातावरण के उदाहरण प्रस्तुत करना। आप बच्चों को हमेशा अपने उदाहरण दीजिए। आसपास के वातावरण में जो आसानी से उदाहरण उपलब्ध हो वो उदाहरण बताइए, ताकि बच्चे बड़े आसानी से उसको समझ सके। पता चले आप उदाहरण यहां का न देके अमेरिका का उदाहरण दे रहे हैं। हमेशा आपको दैसिक उदाहरण देना है, स्थानिक से दैसिक, मतलब कि आप स्थानिक से लेकर आपको विदेश तक जाना होगा, या कहीं भी आप जा रहे हैं, कहीं का उदाहरण दे रहे हैं, ठीक है। अब सीधे आप बाहर का उदाहरण नहीं देंगे। उदाहरण आपका ऐसा हो जो उसके जीवन से रिलेटेड हो, जीवन से संबंधित हो, आसपास के वातावरण में हो, जिसको देखकर स्वयं से समझ सके, सीख सके। यह भी विकल्प आपका क्या माना जाता है? सकारात्मक माना जाता है। समावेशी कक्षा को महत्व देना। समावेशी कक्षा को महत्व देने से क्या तात्पर्य है? समावेशी कक्षा उन कक्षाओं को कहते हैं जिसमें सभी प्रकार के, बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो विकलांग हो, दिव्यांग हो, धार्मिक उसका आधार कुछ भी हो, वह जाति कोई भी हो, उसका ज्ञान का आधार कुछ भी हो, इसके आधार पे आप कभी भी उसके साथ भेदभाव नहीं करेंगे। उसी को क्या कहते हैं? समावेशी कक्षा। समावेशी कक्षा में आप बच्चे को महत्व देंगे, किसी भी आधार पर आप उसका वर्गीकरण नहीं करेंगे, उसे अलग नहीं करेंगे, या उसके जाति धर्म संप्रदाय के आधार पर उसका मूल्यांकन नहीं करेंगे। अगला सृजनशीलता को बढ़ावा देना। सृजनशीलता को बढ़ावा देने से क्या तात्पर्य है? सृजनशीलता का मतलब है क्रिएटिविटी। बच्चे मौलिक होते हैं, सृजनात्मक प्रश्न करने को उनको उत्साहित करिए कि वो ऐसे प्रश्न करें कि जिसके कई उत्तर हो सके। बधे बधाए उत्तर आपको नहीं देना है। इसी में आपके बिंदु में आ जाते हैं सृजनात्मक में अभिसारी और अपसारी चिंतन। अभिसारी और अपसारी, अभिसारी और अपसारी, अपसारी। अभिसारी का क्या मतलब है और अपसारी का क्या मतलब है? अपसारी का मतलब होता है कि उसका चिंतन, उसका थिंकिंग, ऐसे प्रश्न करिए जो वो बधे बधाए उत्तर एग्जैक्ट न दे। अब आप उससे पूछें कि भारत की राजधानी क्या है, तो बच्चा बताएगा दिल्ली। लेकिन अगर आप ये पूछें कि भारत, हमारा देश का नाम कैसे पड़ा, भारत के बारे में आप क्या जानते हैं, भारत की विविधता क्या है, तब वो तमाम प्रकार के उत्तर दे सकेगा। बधे बधाए उत्तर से आप नहीं बधे बधाए उत्तर से आपको बचना होगा। इसलिए ध्यान देना होगा कि उसे अपसारी क्वेश्चन पूछे, अभिसारी क्वेश्चन नहीं पूछना। अगला बहुभाषिकता को महत्व देना। यहां थोड़ा गलती हो गया, बहुभाषिकता, बहुभाषिकता को महत्व देना। आप एक कक्षा में हैं, एक अध्यापक के तौर पर, वहां विभिन्न भाषा भाषी वाले बच्चे आते हैं। आप हिंदी की कक्षा में किसी बच्चे से प्रश्न पूछते हैं और वो अंग्रेजी में उत्तर देता है, आप उसे डांट कर बैठा नहीं देंगे, बल्कि उसके भाषा को महत्व देते हुए आप हिंदी में उसको समझाएंगे। जैसे एक प्रश्न पूछा था कि एक बच्चा बार बार हिंदी के क्लास में अंग्रेजी का प्रयोग करता है या अपने क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करता है, आप एक शिक्षक होने के नाते क्या करेंगे? तो शिक्षक होने के नाते उसकी भाषा को महत्व देंगे, लेकिन उसको बताएंगे, कोरिलेट करेंगे, संबंधित करेंगे, है ना। उसके बाद बहुभाषिकता को महत्व देंगे, ये नहीं कि उसको डांट के बैठा देंगे। ठीक, प्रश्न पूछने के अवसर प्रदान करना। वास्तव में कक्षा इतनी सहज सरल हो, सुबोध हो कि बच्चा आपसे डरे ना, बेहिचक आपसे प्रश्न को आसानी से कर सके और उसको प्रश्न पूछने के अवसर दीजिए।
वो जितना प्रश्न पूछेगा उसका समझ उतना विकसित होगा। ये ध्यान देने वाली बात है, प्रश्न पूछने के अवसर। अगला है लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक वातावरण का निर्माण। लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक का मतलब आप जानते हैं कि लोकतांत्रिक ऐसा होता क्या है कि केंद्रीकरण किसी का न किया जाए, सॉरी केंद्रीकरण न करके उसका विकेंद्रीकरण किया जाए, कि बच्चा जो है केवल बधे बधाए, वही चीज जो आपका भी आपने आगे पढ़ा पीछे कि लोकतांत्रिक और प्रजातांत्रिक, यानी कि बच्चे के द्वारा कक्षा के द्वारा नियम होने चाहिए, पाठ्य वस्तु होने चाहिए, पाठ्यक्रम होने चाहिए, शिक्षक का व्यवहार होना चाहिए, शिक्षक का कक्षा में बच्चों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। ये नहीं कि आप कठोर अनुशासन वहां पे लगा दें। तो कक्षा हमेशा कैसा होना चाहिए, लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक होना चाहिए। और शिक्षक का व्यवहार हमेशा कैसा होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। पता चला कि वो नकारात्मक थिंकिंग से पहले से भरा हुआ है तो बच्चों में सकारात्मक व्यवहार का ऊर्जा का संचार नहीं कर पाएगा, ये ध्यान देना है। वैयक्तिक विभिन्नता को महत्व देना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार पूछा गया है कि बच्चे के वैयक्तिक, एक कक्षा में सभी बच्चे जरूरी नहीं कि गॉड गिफ्टेड हों, प्रतिभाशील हों, उसमें कुछ पिछड़े बच्चे हो सकते हैं, उसमें कुछ सृजनशील बच्चे हो सकते हैं, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो पिछड़ों से भी कम होते हैं। तो उनके लिए उनके वैयक्तिक भिन्नता को आप महत्व देंगे। एक जैसे अगर दो बच्चा किसी क्लास में कार्य को जल्दी जल्दी कर लेता है, आप उसके अनुसार पूरे कक्षा का मूल्यांकन नहीं करेंगे कि आप आगे बढ़ जाएं। आपको सभी बच्चों के वैयक्तिक भिन्नता को महत्व देना है, यह भी सकारात्मक है। अपसारी चिंतन वाले प्रश्नों को बढ़ावा देना भी हम इसके बारे में बता चुके हैं। अपसारी प्रश्न के चिंतन को हम कैसे महत्व देंगे कि इसमें उनके प्रश्न इस तरह से प्रश्न करें कि वो एक उत्तर न देकर, बधे बधाए उत्तर न देकर बहुत तरीके के उत्तर वो दे सकते हैं। जैसे अगर हम आपसे कह दें, बच्चे से पूछा जाए कि चलो बताओ भाई 2 + 2 बराबर क्या होगा, बच्चा सीधा उत्तर देगा 4। लेकिन अगर पूछा जाए कि बताओ भैया 8 में 8 को जोड़ने के लिए किन किन संख्याओं का हम प्रयोग कर सकते हैं, या 4 को जोड़ने के लिए किन किन संख्याओं का हम प्रयोग कर सकते हैं, तो बच्चा कहेगा 1 + 3, 3 + 1, 2 + 2। तो वो बधे बधाए उत्तर न दे, अपसारी चिंतन का विकास करना है। अगला बिंदु हम देखते हैं मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा को महत्व। आप हमेशा मदर टंग को महत्व देंगे, मातृभाषा माँ की भाषा को महत्व देंगे। एनईपी भी यही कह रहा है, एनसीएफ भी कह रहा है कि बच्चे को शिक्षा उसके मदर टंग में देनी चाहिए, मातृभाषा में देनी चाहिए, न कि आप अपने तरीके से किसी भाषा के निर्माण में दें। अगला है सामाजिकरण में परिवार, पास पड़ोस। ध्यान रखिए, सामाजिकरण वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। सामाजिकरण में अगर देखा जाए तो परिवार मुख्य होता है, मुख्य सबसे पहले बच्चे का सामाजिकरण कहाँ होता है, उसके परिवार में होता है, पास पड़ोस में होता है, फिर कहाँ, विद्यालय। विद्यालय आपका गौण है, ये ध्यान रखना है, विद्यालय आपका गौण है। सामाजिकरण विद्यालय जो होता है उसका गौण होता है, यानी द्वितीय होता है। सबसे पहले उसका सामाजिकरण उसके परिवार में होगा, उसके माँ से होगा, उसके पिता से होगा, दादा दादी से होगा, ये ध्यान रखने वाली बात। तो सामाजिकरण में जो परिवार है ये महत्वपूर्ण है, पास पड़ोस और फिर विद्यालय, ये ध्यान रखना है। आगे आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कई बार प्रश्न पूछा गया आनुवंशिकता से, पर्यावरण से। एक व्यक्ति के विकास को, एक व्यक्ति के स्थिति को, उसके व्यवहार को, उसके शिक्षा दीक्षा को दोनों प्रभावित करता है, न कि केवल आनुवंशिकता या न ही केवल पर्यावरण। दोनों का, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बिना इसके, दोनों के एक दूसरे के पूरक होने से अगर किसी एक बिंदु को केवल कहा जाए कि बच्चे का विकास केवल आनुवंशिकता से होता है या केवल पर्यावरण से होता है, तो वह बिंदु हमेशा क्या होगा, गलत होगा। बालक का विकास जो होता है वो आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों के समन्वय से होता है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, वो अलग अलग नहीं है। इस आपका अगला है पॉइंट आपका
सीखने के लिए परिस्थिति निर्माण करना। अब आप एक टीचर हैं और कक्षा में जाते हैं, बच्चे पढ़ने के मूड में नहीं हैं और आप लगे उनसे क्लास बुक आपने कहा चलिए आते हैं हम इस टॉपिक को आज पढ़ते हैं। बच्चा पढ़ तो लेगा लेकिन वो जबरदस्ती पढ़ेगा, उसके दिमाग में बातें नहीं जाएंगी। इसलिए आप ध्यान रखिए कि उसके लिए पहले आपको एक परिस्थिति का निर्माण करना होगा। अगर बच्चों का दिमाग पढ़ने में नहीं लग रहा, उसे कुछ कहानियां सुनाइए, कुछ अलग तरह की क्रिएटिविटी कराइए ताकि बच्चा फिर से मोटिवेट हो सके, फिर से अभिप्रेरित हो सके और पढ़ाई के प्रति फिर से जुड़ सके। अगला, सहयोग की भावना विकसित करना। बिल्कुल आपको ध्यान रखना होगा कि सहयोग बच्चे में ऐसा, बच्चे सहयोग की भावना विकसित होगी कहां? जब आप उन्हें क्या करेंगे, खेल के मैदान में ले जाएंगे। सबसे ज्यादा बच्चे का विकास कहां होता है? खेल के मैदान। जब बच्चे आपस में खेलते हैं, सहयोग करते हैं, एक दूसरे से घुलते हैं, मिलते हैं, सबसे ज्यादा यहीं पे इनका विकास होता है। शिक्षक एक सहयोग करता है, सुगम करता है, सुविधा प्रदाता है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं फैसिलिटेटर है। शिक्षक निर्देशित करता है केवल, शिक्षक ही सब कुछ नहीं है। बच्चा के लिए शिक्षक एक सहयोग करता है, सुगम करता है, वो एक सहायता देता है, आंशिक सहायता। सब कुछ शिक्षक नहीं होता। आपको ध्यान रखना है कि इसमें बालक केंद्रित शिक्षा चल रही है, नीति भी बाल केंद्रित शिक्षा को महत्व देता है। सर्वांगीण विकास, वास्तव में शिक्षा ऐसी होनी चाहिए उसके नैतिक, सामाजिक, सांवेगिक, शैक्षिक सभी प्रकार का विकास हो। ये नहीं कि बस वो पढ़ के विद्वान हो गया और भावी जीवन में उसका कोई भी योगदान नहीं रहा। तो एक अध्यापक होने के नाते सर्वांगीण विकास को महत्व देना बहुत जरूरी है। अगला है लिंग पूर्वाग्रह या भेदभाव रही कक्षा का निर्माण करने से बचना। करने से बचना, करने से बचना, ये ध्यान दीजिएगा। आप किसी भी लड़के या लड़की को यह कह के कि तुम लड़की हो, तुम लड़के हो, आप क्लास में संबोधित नहीं करेंगे। इससे आपको बचना है। जैसे एक उदाहरण होता है, लड़कों तुम हमेशा शोर मचाते हो। ये किसको दर्शा रहा है? लैंगिक पूर्वाग्रह को, यानी भेदभाव। लड़कों के बाल छोटे होने चाहिए और लड़कियों के बाल लंबे होने चाहिए, ये क्या है? यह भी लैंगिक पूर्वाग्रह है। या कोई लड़का रो रहा है, आप कहते हैं अरे यार क्या लड़की जैसे रो रहे हो, अब यह भी लैंगिक पूर्वाग्रह है। कहने का मतलब जब किसी लिंग के आधार पर हम कोई बात आरोपित करते हैं, वही लैंगिक पूर्वाग्रह है। अब लड़कियां अगर छोटे छोटे बाल रखने लग जाएं तो कहेंगे यार लड़कों जैसे बाल रख रहे हो, ये तो छोटे छोटे बाल तो लड़के रखते हैं, ये भी लैंगिक पूर्वाग्रह है। तो इनसे आपको बचना है। ठीक, नेक्स्ट है बच्चे समस्या समाधान करता है। आपने पढ़ा होगा इसमें कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, बच्चे समस्या का समाधान करते हैं और बच्चों के अंदर स्वयं से समस्या समाधान करने के गुण विकसित किए जाने चाहिए। तो यह भी सही है। यह भी बिंदु अगर आपको विकल्प में दिखता है तो बच्चे समस्या समाधान करता है, यह सही है। अगला है प्रगतिशील शिक्षा को महत्व देना। प्रगतिशील शिक्षा का मतलब क्या है? प्रगतिशील शिक्षा दिया किसने? तो जॉन डीवी ने प्रगतिशील शिक्षा दिया। जॉन डीवी ने प्रगतिशील शिक्षा को दिया। प्रगतिशील शिक्षा का सीधा मतलब है बाल केंद्रित शिक्षा, जिसमें बालक को केंद्र मानकर हर क्रियाकलाप करना, चाहे वो पाठ्यक्रम निर्माण हो, पाठ्यवस्तु निर्माण हो, क्लास हो, एक शिक्षक का व्यवहार हो, इसमें सब कुछ आ जाएगा। अगला त्रुटियां। त्रुटियां सीखने का विभिन्न अंग है। सही बात है। बच्चे जब त्रुटियां करते हैं, सीखते समय जब गलतियां करते हैं, वो उनके सीखने का एक अंग होता है। यह भी बिंदु सकारात्मक होता है। कुछ बच्चे इसको नकारात्मक के रूप में देखते हैं। ये नकारात्मक बिंदु नहीं है। बच्चे जब सीखते हैं तो उनमें त्रुटियां होना एक स्वाभाविक गुण है, इसलिए त्रुटियां सीखने का विभिन्न अंग होते हैं। अगला है समूह चर्चा को महत्व देना। ये
आप जब वाइगोस्की आएंगे तो उसमें आप देखेंगे कि उस समूह चर्चा को महत्व देते हैं। बच्चे जितना समूह में चर्चा करते हैं उनके ज्ञान का निर्माण, उनका विकास सर्वाधिक होता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो को आप महत्व देंगे, इससे हमेशा प्रश्न बन जाता है। पोर्टफोलियो कि बच्चे का एक दैनिक डायरी रखा जाता है, उसके क्रियाकलाप को नोट किया जाता है कि बच्चे का व्यवहार किस दिन कैसा रहा। तो पोर्टफोलियो भी एक सकारात्मक पॉइंट है, ध्यान रखना है। अगला, हाँ आ गए पियाजे। पियाजे एक ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिनसे 2 से 3 क्वेश्चन तो आपके सी टेट में बनने ही बनने हैं। पियाजे आप जानते हैं कि एक संज्ञानवादी हैं। पियाजे एक संज्ञानवादी हैं। संज्ञानवादी बालक को कोरी स्लेट नहीं मानते। व्यवहारवादी तो बालक को कोरी स्लेट मानते, लेकिन संज्ञानवादियों का मानना है कि उनके दिमाग में ज्ञान पहले से ही निर्मित है, बस उस ज्ञान को बाहर निकाल देना है। संज्ञानवादी समस्या समाधान, समस्या समाधान, तर्क, चिंतन, सूचना संसाधन, ज्ञान निर्माता को महत्व देते हैं। इतने बिंदुओं को ये महत्व, उनका मानना है कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। तर्क को, चिंतन को, प्रत्यक्षीकरण को कि बच्चे प्रत्यक्ष रूप से जिन चीजों को देखते हैं वह ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, ज्यादा उससे सीखते हैं। ठीक, तो समस्या समाधान। स्कीमा, स्कीमा क्या है भैया? स्कीमा सूचना का एक पैकेट होता है। सूचना का पैकेट से क्या मतलब है कि हमारे ज्ञान में, हमारे दिमाग में बहुत से तरह की सूचनाएं होती हैं जो कहीं ना कहीं फीड रहती हैं और वो समय समय पर आने पर क्या हो जाती हैं, बाहर आ जाती हैं। वही स्कीमा है। ये अनुकूलन को महत्व देते हैं, ज्ञान के निर्माता के रूप में संकल्पना निर्माण और समावेशन को महत्व देते हैं। संज्ञानात्मक विकास इन्होंने दिया और रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी को महत्व दिया। संरचनात्मक संज्ञानात्मक विकास में इन्होंने विकास को, एक प्रश्न पूछता है कि विकास सतत है कि असतत है। तो विकास हमेशा पियाजे के अनुसार असतत होता है। इन्होंने इसके स्टेप भी बताए थे कि बच्चे जो हैं वो असतत होते हैं। विकास कभी बढ़ता है, कभी रुकता है, फिर बढ़ता है, रुकता है। यानी इन्होंने विकास को असतत माना। ये ध्यान देने वाली बात है, इन्होंने विकास को असतत माना है। अगर वाइगोस्की के रूप में देखा जाए तो वाइगोस्की में सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषा को इन्होंने सर्वाधिक महत्व दिया है कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण अपने समाज में करते हैं, अपने संस्कृति में करते हैं, भाषा के आधार पर करते हैं। अभी हमने कुछ समय पहले देखा कि सहयोग की भावना विकसित करना, समूह चर्चा को महत्व, अंतः क्रिया को महत्व देना। इंस्ट्रक्शन, बच्चे अंतः क्रिया करके सीखते हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण है कि बच्चे जितने समूह में रहेंगे, जितने अंतः क्रिया करेंगे एक दूसरे से, उनके ज्ञान का निर्माण भी उतना अच्छा होगा, विकास भी उतना अच्छा होगा। वाइगोस्की में आपने देखा होगा कि पाड़, ढांचा, पाइट, मचान, स्कैफोल्डिंग जैसे शब्द का प्रयोग बार बार किया जाता है। कहने का मतलब एक बच्चा जब कुछ सीखता है, ज्ञान का निर्माण जब करता है, ज्ञान के निर्माण में जब उसे कहीं मदद की जरूरत होती है, जो हमें टीचर के द्वारा, हमारे बड़ों के द्वारा, माता पिता के द्वारा या किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो उससे बड़े हों और उसे आंशिक सहायता दे सके, उसी को स्कैफ फोल्डिंग बोलते हैं। और उसके अन्य नाम पाड़, ढांचा, पाइट, मचान है। ये ध्यान देना है। अगला बिंदु है पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की तरफ शिक्षण विधियों का प्रयोग। आप हमेशा बच्चे के आईक्यू के आधार पर, उसके पूर्व ज्ञान के आधार पर कि बच्चे ने कितना, बच्चे के अंदर कितनी क्षमता है, वो कितना जानता है, उसके आधार पर पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की तरफ शिक्षण विधियों का प्रयोग करना हमेशा चाहिए। यह भी महत्वपूर्ण बिंदु है। वैज्ञानिक तर्क चिंतन को महत्व देना।
बच्चे के तर्क को, उसके चिंतन को महत्व देना, जैसा कि हम अभी संज्ञानवाद में पहले पढ़ चुके हैं। विषय वस्तु को संयोजित करना, अन्य विषयों से जोड़ना और दैनिक जीवन से उसको जोड़ना, यह भी बिंदु महत्वपूर्ण है कि आप विषय वस्तु पढ़ा रहे हैं तो पता चला हिंदी पढ़ा तो हिंदी नहीं, विषयों को आप कोरिलेट करिए, एक दूसरे विषय से आप क्या करिए, उसको जोड़िए, ताकि बच्चे के समझ विकसित हो सके अच्छे से। विषय वस्तु को संयोजित करना है, अन्य विषयों से जोड़ना है और दैनिक जीवन से भी उसको जोड़ के आपको उदाहरण देने हैं, ये ध्यान देना है। नेक्स्ट है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान शिक्षक को निर्देशक एवं मार्गदर्शनकर्ता के रूप में होना चाहिए, यह भी बिंदु हो चुका है, इसमें भी कुछ नहीं है, आप जानते हैं। नेक्स्ट है आपका बच्चों के ज्ञान के निर्माण में जीवन के अनुभवों को महत्व देना, ये तो फिर वही बिंदु आ गया। शिक्षक का कक्षा में व्यवहार कैसा होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, सुगम होना चाहिए, सहज होना चाहिए कि बच्चे आपसे जुड़ सकें, आसानी से आपसे प्रश्न कर सकें, अपनी समस्या बता सकें, तो ये बिंदु भी आपके सकारात्मक है और महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है। आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आकलन का मुख्य उद्देश्य सीखने की प्रगति के प्रति समझ बनाना, उनके समस्याओं को जानना। आकलन, आपने आकलन को देखा होगा कि आकलन 3 प्रकार के बताए गए हैं। पहला है असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग। असेसमेंट एज लर्निंग का मतलब क्या होता है कि सीखने के लिए आकलन, जब बालक या कोई व्यक्ति स्वयं अपने कार्यों का आकलन करता है, स्वयं, जैसे आपसे प्रश्न पूछ लिया गया कि एक बावर्ची खाना बनाते समय, बीच बीच में खाना बनाते समय बनाने के बाद उसको चखता है कि खाना कैसा बना है, ये कैसा आकलन है? ये आकलन आपका स्वयं का किए गए कार्यों का वो मूल्यांकन कर रहा है, उसे असेसमेंट एज लर्निंग कहते हैं। दूसरा है असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग का क्या मतलब होता है? इसमें हमेशा ध्यान देना होता है कि बालक और शिक्षक दोनों इसमें होते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, मैं चाहता हूं उसको हिंदी में ही बता देता, लेकिन आपको यही 3 बिंदु एज, फॉर और ऑफ, यही देख के जाना है। असेसमेंट फॉर लर्निंग में आप यहां तो केवल विद्यार्थी होता है, यहां विद्यार्थी केवल होता है, ये विद्यार्थियों के लिए है कि वो अपने कार्यों का मूल्यांकन स्वयं से करे। लेकिन असेसमेंट फॉर लर्निंग में शिक्षक और छात्र दोनों होते हैं। यही से एक प्रश्न पूछ दिया था कि मैडम क्रिस्टीना शैक्षिक भ्रमण से वापस आते समय, अब वो शैक्षिक भ्रमण से वापस आ रही थी, भ्रमण पूरा हुआ नहीं था, यानी सीखने की प्रक्रिया के दौरान उन्होंने बच्चों से प्रश्न पूछा। यह किस प्रकार का लर्निंग है, किस प्रकार का असेसमेंट है? तो असेसमेंट फॉर लर्निंग। ऑफ का मतलब क्या है कि जब संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया पूर्ण हो जाए, उसके बाद हम जब कुछ सीखते हैं और उनसे प्रश्न पूछते हैं, तब आपका होगा असेसमेंट फॉर ऑफ लर्निंग। यानी जब शिक्षण प्रक्रिया समाप्त हो जाए, समाप्त होने के बाद जब उसका मूल्यांकन किया जाता है, तब असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है, ये अंत में होता है। आकलन जो आपका होता है मूल्यांकन का ही एक भाग होता है, और हमेशा आकलन जो है मूल्यांकन से पहले होता है। कई बार आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि आकलन मूल्यांकन के बाद होता है, आकलन मूल्यांकन के पहले होता है। तो आकलन हमेशा मूल्यांकन से पहले होता है, सबसे अंत में मूल्यांकन होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। मापन भी क्या होता है? मूल्यांकन से पहले होता है। अगला उदाहरण, हमेशा बच्चों को कक्षा में प्रत्यक्ष उदाहरण देने चाहिए। जो चीजें आपके कक्षा में आसानी से उपलब्ध हों, जैसे गणित पढ़ाते समय कंकड़ गेंद, टोकनों का प्रयोग, पत्ते का प्रयोग, या स्कूल में जो आसानी से उपलब्ध हो जाए उदाहरण, वही उदाहरण बच्चों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि बच्चे आसानी से उसको समझ जाएं। रचनात्मक मूल्यांकन को महत्व देना, बिल्कुल बच्चों की क्रिएटिविटी को भी ध्यान में रखना चाहिए, उनका मूल्यांकन करना चाहिए, न कि बच्चे को कि वो पास हो गया, वो फेल होगा, वो अगली कक्षा के लिए पढ़ रहा, नहीं,
उसके रचनात्मकता पर विशेष रूप से आपको ध्यान देना होगा। अगला है आपका अनुभवनात्मक अधिगम को महत्व। बच्चे के अनुभव को आप महत्व देते हुए शिक्षण प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करेंगे। ये नहीं कि आप ही सब कुछ ज्ञानी हैं, बच्चे के ज्ञान को देखते हुए इनके अनुभव को महत्व देना एक शिक्षक का गुण होना चाहिए। नेक्स्ट आपका है डिजिटल अनुभव। डिजिटल अनुभव का मतलब क्या है भैया? इसमें सब कुछ आ जाएगा, आपका लाइब्रेरी आ जाएगा, आपका कक्षा आ जाएगा, किताबें आ जाएंगी, सब कुछ आ जाएगा। अब वर्तमान समय में डिजिटल अनुभव को विशेष महत्व दिया जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। अगला स्व आकलन को महत्व। बच्चे के स्व आकलन को महत्व आपको देना चाहिए। बच्चे खुद के कार्यों को करें और उनका क्या करें? आकलन कर सके। समय सारणी कैसी हो? लचीली हो, सुबोध हो। ऐसा नहीं कि बच्चा, छोटा बच्चा आया उसको 8-8 घंटे आप पढ़ाए पड़े हैं। समय सारणी, पाठ्य वस्तु, विषय वस्तु, पाठ्यक्रम का आपको विशेष ध्यान देना होगा। हमेशा मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए। बच्चों को मूर्त चीजों से लेकर अमूर्त चीजों को, जिन चीजों को वो नहीं जानते हैं वहां ले जाइए। और प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक देना। बच्चे को फीडबैक तुरंत देना चाहिए। ये नहीं कि बच्चा कोई अच्छा कार्य आज किया या गलत कार्य कोई आज किया, उसका फीडबैक आप कल दें। तो प्रतिपुष्टि उन्हें देना बहुत जरूरी होता है और तत्काल प्रतिपुष्टि को सबसे अच्छा माना जाता है। और स्थानीय संसाधन देना, अस्थानीय संसाधन को महत्व देना चाहिए सभी रूपों में, चाहे वो उदाहरण के रूप में हो, मूर्त रूप में हो या किसी वैकल्पिक रूप में अगर है, तो आप उनके बच्चे के स्थानीय संसाधन को महत्व देंगे। ठीक, तो ये आपका इतने बिंदु जो थे वो के सकारात्मक थे। कहने का अगर मूल बिंदु देखा जाए, अगर मैं आपको एक शब्दों में कहूं तो सी टेट में बस एक ही बिंदु को ध्यान रखना है कि बच्चे को किसी भी रूप में नुकसान नहीं पहुंचाना है, उसको बचा लेना है सामाजिक रूप से और आपके शिक्षण विधियों द्वारा। कहीं से भी उस पर कोई प्रेशर नहीं बढ़ना चाहिए। अगर उस पर प्रेशर पड़ रहा है तो वह क्या हो जाएगा? नकारात्मक उत्तर। और अगर सकारात्मक है तो आप समझ ही रहे हैं जितने बिंदुओं को हमने लिखा है, लगभग आप देखेंगे एग्जाम में इससे रिलेटेड आपके कई प्रश्न बड़े आसानी से हो जाएंगे। ये अभी जो आया था ये हमारी ऑफलाइन क्लासेस हैं। संकल्प जलालपुर जौनपुर में हम लोग क्लासेस चलाते हैं। पराऊगंज में भी इसकी शाखा है और तिलोचन में भी इसकी शाखा है। हमारे यहाँ से लगभग मेरा 13 वर्षों का कोचिंग पढ़ाने का अनुभव रहा है और हजारों लोगों ने हमारे यहाँ से सिलेक्शन लिया है। इसमें सुपर टेट के सेलेक्टेड लोग हैं, जो टॉपर रहे हैं उनको दिया गया है, बहुत से लोग हैं। इसमें हम लोग का बैच हम लोग चलाते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, अभी ये अभिनव यादव जी हैं। ये अभी 2022 के टीईटी में 132 नंबर प्राप्त किया इन्होंने। इनका रिजल्ट रोल नंबर के साथ हम लोगों ने दिया है। टीईटी की संस्था अगर पूछी जाए पूरे क्षेत्र में यहाँ पे, तो संकल्प संस्था एकमात्र ऐसी संस्था जो सर्वाधिक सिलेक्शन देने के लिए जाना जाता है। हम लोग टीईटी गारंटी के साथ कराते हैं। टीईटी में जिन बिंदुओं को हम लोग पढ़ा दें उसको आना ही आना है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे नकारात्मक बिंदुओं को हम लोग देखेंगे। आइए सर, जैसे नकारात्मक बिंदु लगाइए तो ठीक है। दोस्तों आइए अब हम लोग देखते हैं नकारात्मक शब्द। नकारात्मक शब्द के बारे में भी हमने बताया कि ये सकारात्मक प्रश्नों में गलत के रूप में और नकारात्मक प्रश्नों में सही उत्तर के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ये इस बिंदु को आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। अब नकारात्मक बिंदु क्या क्या है देखते हैं। रटकर याद करना। आप कभी भी बच्चों को रटकर याद करने पर बल नहीं देंगे, ये विशेष रूप से ध्यान, ये नकारात्मक हो जाता है। ठीक, शिक्षक केंद्रित कभी भी शिक्षण विधि में प्रयोग आप नहीं करेंगे। शिक्षक केंद्रित शब्द भी नकारात्मक में होता है। अगर ये प्रश्न के सकारात्मक प्रश्न में है तो उत्तर आपका सही माना जाएगा और नकारात्मक में है तो नहीं के लिए आपका ये उत्तर सही माना जाता है। जिस वाक्य में आपको ही, सदैव, केवल, एकमात्र, यही, है ना, शब्दों का जब प्रयोग होता है तो वह भी क्या होता है? आपका
नकारात्मक होता है। आप शिक्षण करते समय बच्चे को पुरस्कार, लालच, प्रलोभन, शिकायत या अगले कक्षा में पास होने के लिए या भविष्य में व्यवसायिक जीवन बनने के लिए या भविष्य में आगे आपको एक अच्छे व्यक्ति बनने के लिए, तो ऐसे शब्दों का आप प्रयोग नहीं करेंगे। आप पुरस्कार, प्रलोभन नहीं देंगे, लालच नहीं देंगे। कुछ लोग करते क्या है कि आप मेरे कोचिंग में आना तो मैं नंबर इतना दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ऐसे चीजों से आपको बचना है। ये हमेशा टैग वर्ड में नकारात्मक होते हैं। आप अभ्यास पर बल नहीं देंगे, ड्रिल विधि पर आप बल नहीं देंगे, आप किसी चीज को बार बार अभ्यास कराने पर बल नहीं देंगे। यह भी आपका क्या होता है, नकारात्मक है। अच्छे अंक पाने के लिए ध्यान देने वाली बात है, आप बच्चे को अच्छे अंक पाने के लिए कभी प्रोत्साहित नहीं करेंगे, यह ध्यान देना है। मानक उत्तर, परीक्षण द्वारा आप आकलन नहीं करें। मानक उत्तर, आप ये नहीं कहेंगे जो किताबों में जो उत्तर दिया हुआ है उसी उत्तर को लिख के आना है। ये मानक उत्तर हो गया, बधे बधाए उत्तर हो गए, प्रिंटेड हो गए। ये ऐसे उत्तरों से आपको, मानक उत्तरों से आपको बचना है। अगला है तुलना या विभेद। आप कभी भी दो बच्चों में कंपैरिजन नहीं करेंगे, तुलना नहीं करेंगे कि तुम अच्छे हो, वो अच्छा नहीं है, तुमको आता है, उसको नहीं आता है। इससे बच्चों में विभेद होता है, बच्चे पढ़ाई से भागते हैं। कभी भी कंपैरिजन नहीं करना, तुलना नहीं करना है, यह ध्यान देना है। और योग्यता क्रम निर्धारण, कभी आप ये इस बात पर भी विशेष ध्यान दीजिएगा कि फर्स्ट है, कोई बच्चा क्लास में फर्स्ट रैंक आ गया, उसको आप ज्यादा तवज्जो दीजिए, महत्व दीजिए, उसको अच्छे आगे बैठाइए, उसकी तारीफ करिए। और जो बच्चा नंबर कम पा गया, उसके योग्यता के आधार पर उसको पीछे कक्षा में बैठा रहे हैं, या योग्यता के आधार में जो बच्चे तेज हैं उनका सेक्शन ए, जो थोड़े कमजोर है बी, जो और कमजोर हो वे सी। ये आप योग्यता के आधार पर भी उनका वर्गीकरण नहीं करेंगे, उनका निर्धारण, योग्यता निर्धारण नहीं करेंगे, यह भी नकारात्मक लिया जाता है। नेक्स्ट है पाठ को याद करने पर बल नहीं देंगे। ध्यान देने वाली बात है कि आप रटने पर, पाठ को याद करके आने के लिए बल नहीं देंगे। बच्चों की समस्या की अनदेखी करना, आप बच्चों की समस्या को अनदेखी नहीं करेंगे, यह भी नकारात्मक है। अभिसारी उत्तर पर बल, यानी मैंने अभी आपको बताया कि बधे बधाए उत्तर, फिक्स एग्जैक्ट उत्तर के बारे में आप बल नहीं देंगे। आप ऐसे प्रश्न करिए जिससे बच्चा अपसारी उत्तर दे, तमाम प्रकार से वो सोच सके, एक प्रश्न के वो कई उत्तर दे सके। ठीक, नामीकरण या लेबलिंग, यानी ज्ञान, समझ, लिंग, जाति, धर्म, संप्रदाय के आधार पर आप नामीकरण कभी नहीं करेंगे। विशेष रूप से ध्यान देना है कि बच्चा ज्ञान के आधार पे, उसके समझ के आधार पे, उसके लिंग की, कि लड़का है, लड़की है, तुम ये काम कर सकते हो क्योंकि तुम लड़के हो, तुम ये काम नहीं कर सकती क्योंकि तुम लड़की हो। इसके आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, धर्म इस संप्रदाय के आधार पर आप उसका वर्गीकरण नहीं करेंगे, नामीकरण नहीं करेंगे, लेबलिंग नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना है। वर्गीकरण भी वही है, ज्ञान स्तर के आधार या लिंग के आधार पर, वही बातें हैं। व्याख्यान को महत्व देना, ध्यान दीजिएगा, आपका संस्कृत में व्याख्यान को महत्व दिया जाता है, लेकिन अन्य में अगर देखा जाए तो व्याख्यान को सबसे कम महत्व दिया जाता है, कम महत्व दिया जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। कंठस्थीकरण, वही चीज जो आपने ऊपर भी देखा कि आप कंठस्थ करने के लिए आप दबाव बच्चे पर नहीं बनाएंगे। शब्दकोश, जब आप लोग देखेंगे कि हर चैप्टर में पीछे शब्दकोश दिया होता है, उसको लिखने, उसको रटने, शब्दार्थ या शब्द जाल पर आप फोकस नहीं करेंगे, यह भी आपको ध्यान देना है। कार्यात्मक स्थिरता, कार्यात्मक स्थिरता का क्या मतलब है कि जब हम किसी समस्या में, जब कोई समस्या है, समस्या में हम बाधा उत्पन्न करते हैं, कोई समस्या का समाधान हम करने वाले हैं या बच्चा करने वाला है, या कोई समस्या का समाधान वो दे रहा है और हम उसमें बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, आपको इससे भी बचना है, कार्यात्मक स्थिरता से बचना है। विशेष रेखी प्रक्रिया, रेखी प्रक्रिया का मतलब है आप एकदम सीधे दौड़ में नहीं जाएंगे। ज्ञान हमेशा क्या होता है, स्पाइरल होता है, वर्तुलाकार होता है। आपको पूर्व कक्षा से, पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की तरफ जाना है, न कि एक सरल या सीधी या सरल या रेखी आपको बढ़ना है। ध्यान रखना है इस बात को। ठीक, अगला है आपका
केवल औपचारिक शिक्षा पर बल। औपचारिक शिक्षा पे बल का मतलब क्या है भाई? औपचारिक शिक्षा आपका स्कूली शिक्षा, यानी एक समय, एक बिंदु, एक विशेष कक्षा में एक शिक्षक द्वारा विशेष पाठ्य वस्तु को क्या करना? पढ़ाना, पढ़ना, लिखवाना, ये कराना, ये क्या है आपका? औपचारिक शिक्षा कहलाता है। ठीक, इसको आप ध्यान दीजिए। अगला, निपुणता पाने के लिए। आप कभी भी शिक्षा का प्रयोग निपुणता पाने के लिए नहीं कि बच्चा पढ़ लिख के डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, आप भविष्य में ये बनना, वो बनना, ये बातें आपको बच्चे से नहीं करनी है। हम बच्चा जन्म लेता है तभी ये निर्धारण कर देते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, ये बच्चा ये बनेगा। आप निपुणता पाने के लिए कभी भी बल नहीं देंगे। योग्यता व अस्तित्वात्मकता पर बल, वही चीज, किसी की योग्यता और उसके अस्तित्व को महत्व आप नहीं देंगे। योग्यता अलग चीज होती है भाई, बच्चे में योग्यता है, लेकिन आपको यह देखना है कि एक कक्षा किसी एक या दो योग्य बच्चों से नहीं है, उसमें आपका सभी बच्चे हैं। समावेशीकरण को आपको ध्यान रखना है, समावेशी शिक्षा को ध्यान रखना है। पाठ्यचर्या का अनुकूल न होना यह भी बच्चे को प्रभावित करता है कि पाठ्यचर्या अनुकूल नहीं है। तो भी नकल करके लिखने पर बल बिल्कुल नहीं, आप नकल करके लिखने पर भी बल आप नहीं देंगे, ये विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। तो आपने सकारात्मक और नकारात्मक बिंदु को है, आप इसको एक बार जरूर देख के जाइएगा। पूरी उम्मीद है, मैं आशा करता हूं कि यहां से काफी आपको हेल्प हो जाएगा। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले दिन नए टॉपिक के साथ।